हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मेजर थीम्स इन हैमलेट, प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। सो लेट्स बिगिन। तो हैमलेट की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, जिसमें एक बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेता है। एक रिवेंज ट्रेजेडी है ये। तो इसकी जो सबसे प्रोमिनेंट थीम है वो है रिवेंज, बदला। तो इसमें हालांकि क्रिश्चियनिटी में और दूसरे धर्मों में बदले को, रिवेंज को सही नहीं माना जाता, लेकिन इस प्ले की जो पूरी की पूरी थीम है इसी पे बेस्ड है। ये जो प्ले है एलिजाबेथन इंग्लैंड में लिखा गया था, एलिजाबेथन एज में लिखा गया था, अर्ली 17th सेंचुरी में। तो इस दौरान रिवेंज ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी और शेक्सपियर ने बहुत सारे रिवेंज प्लेस लिखे हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर रिवेंज ट्रेजेडी थी। अब रिवेंज ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें एक्सपोजिशन होता है और जिसमें कोई भी घोस्ट हो या फिर कोई भी विक्टिम हो जो वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये प्रॉब्लम। तो घोस्ट होता है ओपनिंग से। फिर एंटिसिपेशन होता है जिसमें कि जो बदला लेने वाला है अपने बदले की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। और फिर कन्फ्रंटेशन होता है, आमना सामना होता है। जो बदला लेने वाला है, रिवेंजर है, उसका सामना विलेन से होता है। फिर इस प्रोसेस में क्या होता है, डिले बहुत होता है। इसमें भी हैमलेट के केस में भी बहुत डिले हुआ है। हैमलेट की आदत है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, पोस्टपोन करता है वो बहुत सोचता है। हर बात उसको हर जो चीज़ें हैं, एक्शन है, उसको सोचने पे मजबूर कर देती है। वो विटनबर्ग में फिलोसफी का स्टूडेंट है, तो वो दर्शन की पढ़ाई करता है, तो दार्शनिक दिमाग का है वो। कोई भी काम वो एकदम बिना सोचे समझे नहीं करता। फिर फुलफिलमेंट होता है। लास्ट में जो हीरो होता है, जो एवेंजर होता है, वो अपने बदले लेने की जो कार्रवाई को पूरा कर पाता है। लेकिन उस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों की भी मौत हो जाती है जो पूरी तरह से निर्दोष रहते हैं, इनोसेंट रहते हैं। तो टोटल में आखिरी में जो डेड बॉडी से पूरा भरा रहता है, जो स्टेज रहता है लिटर्ड रहता है डेड बॉडी से। तो ये जो इसमें इस कहानी में टोटल 3 यंग मैन हैं जो कि बदला लेने की कार्रवाई में आगे बढ़ रहे हैं। एक है हैमलेट, जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है अपने चाचा से। दूसरा है लियटिस, जो कि अपने पिता पोलोनियस की मौत का बदला लेना चाहता है हैमलेट से। दोनों ही सेम मिशन में हैं। और एक और हीरो है, एक और आदमी है जो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क, राजकुमार है नॉर्वे देश का। और उसके पिता की हत्या की है हैमलेट के फादर, प्रिंस हैमलेट के फादर, सीनियर हैमलेट ने, हैमलेट द किंग ने की थी एक युद्ध के दौरान। तो इस वजह से वो पूरे नॉर्वे से बदला ले नॉर्वे नहीं, वो नॉर्वे को बिलोंग करता है, वो डेनमार्क देश से बदला लेना चाहता है। उसके ऊपर बार बार अटैक करता है वो। और ये इस तरह से। और इसमें घोस्ट का अपीयरेंस होता है। घोस्ट पूरा का पूरा बताता है हैमलेट को ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, कैसे मेरे साथ अन्याय हुआ है, कैसे मुझे अनप्रिपेयर्ड डेथ मिला है, कि मैं सो रहा था गार्डन में तो तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने मेरे कानों में जहर डाल दिया, और कैसे उसका जो अनजस्ट मर्डर हुआ है उसका बदला लेना है। वो कहता है मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं मिला। तो ये जो इसका जो मेन जो थीम है इसमें यही है कि जो मौत का तो बदला लेता है, हैमलेट मौत का बदला लेता है, और वो मौत भी ऐसी कि अनप्रिपेयर्ड डेथ, जो कि सोते वक्त मौत हुई है। हाउएवर क्या होता है कि जो हैमलेट का जो दिमाग है, फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है, वो अपनी जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्राइम को हासिल करने से पहले क्या करना चाहता है, वो पूरा पक्का होना चाहता है कि जो क्लॉडियस है वही उसके पिता का हत्यारा है कि नहीं है। उसके बाद इस क्राइम में, इस बदले की कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहता है। बिना सोचे समझे वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो किसी निर्दोष की हत्या करना नहीं चाहता है। उसे लगता है कहीं डेविल उस शक्ल में तो नहीं आ गया, उसके पिता की शक्ल में, ये सब बताने के लिए। सो इस तरह से जो इसके कॉन्शियस माइंड की वजह से क्या होता है, डिले होता है उसके रिवेंज लेने में। और वहीं पर बहुत सारे फॉइल कैरेक्टर हैं, जैसे कि लियटिस का कैरेक्टर है जो पूरी तरह से हैमलेट का फॉइल है, मीन्स पूरी तरह से अपोजिट कैरेक्टर है। उसका भी सिचुएशन सेम है, उसके भी पिता की हत्या हुई है और हैमलेट के हाथों हुई है, प्रिंस हैमलेट के हाथों। लेकिन वो इस बदले की कार्रवाई में जरा भी देरी नहीं करता। वो कहता है कि वो उसके अपने पिता के हत्यारे को कहीं भी मार सकता है, चर्च में भी मार सकता है। तो ये नहीं सोचता। यहाँ तो ये फॉइल प्रेजेंट कर रहा है कि हैमलेट कैसे एक विवेकी विचारवान आदमी है, और वहीं पर लियटिस एकदम रैश है, जल्दबाज है, इम्पल्सिव है।
और एक और कैरेक्टर है, ये भी फॉइल का ही काम करता है, फोर्टिनब्रास है। वो भी अपने पिता का मौत का बदला लेना चाहता है, और इस बदले की कार्रवाई में वो भी नहीं सोचता कि उसका क्या होगा, कि सही गलत वो नहीं सोचता, बस उस कार्य में आगे बढ़ जाता है वो। तो ये एक फॉइल प्रेजेंट करते हैं, हीरो की कैरेक्टर को उभारते हैं। तो इस तरह से जो थीम है जो बहुत ही डोमिनेंट थीम है इसमें। और ये जो आखिरी में जो ये बदला पूरा होता है, एक डुएल मैच होता है, और डुएल मैच में, फेंसिंग मैच में हैमलेट अपने चाचा को मार पाता है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इसमें, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप इसको देखेंगे ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। देन थीम ऑफ करप्शन। इनफैक्ट मैंने हैमलेट पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, पूरे जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, आप उसको देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक आपको मिल जाएंगे। नाउ करप्शन इज अ मेजर कॉन्सर्न इन द प्ले। करप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले का। भ्रष्टाचार, पूरे डेनमार्क में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं पर डेथ है, कहीं पर पॉइजन है, कहीं पर जहर है, कहीं पर षड्यंत्र है, और चारों तरफ करप्शन फैला हुआ है। शेक्सपियर ने इस करप्शन के थीम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया है। इनफैक्ट जब जो मार्शलस रहता है, गार्ड रहता है, जब वो राजा के घोस्ट को देखता है, कि राजा का घोस्ट आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, जो पूरी तरह से कवच कुंडल के साथ अपीयर होता है, तो उसको लगता है कि इस डेनमार्क देश में कुछ ना कुछ सड़ रहा है, कुछ ना कुछ रॉटन है, कुछ ना कुछ फिशी है। वो कहता है बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है डेनमार्क पे, ऐसा वो कहता है। जब उस डेनमार्क के राजा, जो अभी अभी जिसकी मौत हुई, उसको वो देखता है, उसके भूत को देखता है। तो इसमें जो शेक्सपियर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कंट्री जिसमें कोई राजा जो हो इलिजिटिमेट नहीं, इलिजिटिमेट हो, जो मतलब जो कि उस सिंहासन का जो सही उत्तराधिकारी ना हो, और जिस राजा ने अपने ही भाई की हत्या करके उस शासन को, उस राज शासन को हत्याया हो, तो वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता, प्रॉस्पर नहीं कर सकता। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ करप्शन तो रहेगा ही, क्योंकि जो बेसिस है, जो राजशाही है, वही करप्शन जड़ में है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मर्डर्ड किंग है, वो बताता है कि कैसे जो इलिजिटिमेट किंग है, जो भी वर्तमान में जो राजा है, वो पूरा इलिजिटिमेट है, वो उस सिंहासन का सही उत्तराधिकारी नहीं है, जो कि थ्रोन में बैठा हुआ है, जो कि सिंहासन में बैठा हुआ है, उसने मुझे मार कर इस सत्ता को हासिल की है। और उसने अपनी ही भाभी से, अपनी सिस्टर इन लॉ से शादी भी की है, गर्ट्रूड से, जो हैमलेट की मदर है। तो इस तरह से पूरे प्ले में हैमलेट इस आइडिया ऑफ करप्शन से प्रीऑक्यूपाइड रहता है, और इससे लड़ता है, इसके खिलाफ लड़ता है वो। और इस तरह से इसके पूरे इंस्टीट्यूशन में, कोर्ट में, दरबार में ये करप्शन फैला हुआ है। पोलोनियस भी करप्ट है, बहुत सारे लोग करप्ट हैं इसमें। और चारों तरफ डिके का माहौल है, रॉटन है, सड़ांध है। और हैमलेट के माइंड में ये सारे इमेजेस हैं। वो कहता है कि कैसे ये जो डेनमार्क कंट्री है, वो ऐसा गार्डन बन चुका है जो खरपतवार से भरा हुआ है, जिसमें कि फूल पत्ते कम हैं और खरपतवार ज़्यादा भरे हुए हैं, और ये सबको ठीक करना होगा, ऐसा वो कहता है। तो इस तरह से बहुत सारे इमेजेस हैं, डेथ के इमेजेस हैं, डिजीज़ के इमेजेस हैं इस प्ले में। और हैमलेट भी पोलोनियस की बॉडी को कहीं पर ऐसा छुपा देना चाहता है जहाँ पर वो जल्दी सड़ जाए, और उसकी जो सड़ांध है पूरे जो है पेरिस में फैल जाए, ऐसा वो चाहता है। तो ये पूरा का पूरा सिंबलाइज करता है इस डेनमार्क के सड़ांध को, इस करप्शन को। और ये इमेजेस है करप्शन का, बहुत ही एप्ट है इस पूरे प्ले में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है करप्शन की थीम डेनमार्क में और इस प्ले में। नाउ थीम ऑफ रिलीजन, धर्म का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रिलीजन, तो रिलीजन एक बहुत ही डोमिनेंट थीम तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो इसके जो कैरेक्टर्स है, इस पे अपना असर डालती है, हैमलेट पे असर डालती है, और दूसरे कैरेक्टर्स पे असर डालती है। जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो क्या है, धर्म के जो संकेत हैं, जो सिंबल्स हैं, जैसे कि हैमलेट का टू बी और नॉट टू बी वाला जो स्पीच है, जिसमें वो थिंकिंग करता है कि इस परेशानी में वो अपने फादर के मतलब मर्डर से बदला नहीं ले पा रहा है, तो क्या उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्या उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, टू बी और नॉट टू बी। लेकिन वो सुसाइड भी करने से डरता है, क्योंकि लगता है कि सुसाइड करना एक पाप है, क्रिश्चियन धर्म में पाप है, तो जिसकी वजह से वो नर्क की आग में जलेगा अगर वो ऐसा कर लेगा तो इस बात का उसे दुविधा है उसे।
तो इस तरह से एक जगह आता है, जब यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, जहाँ क्लॉडियस को प्रे करते देखता है, अपने चाचा को प्रे करते देखता है, तो वो तलवार निकालता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो रुक जाता है। वो कहता है कि इसने मेरे फादर को सोते वक्त मारा है, जब वो सो रहे थे, अनप्रिपेयर्ड डेथ है, तो जिसकी वजह से वो नरक की आग में जल रहे हैं और अपना प्रायश्चित भी नहीं कर पाए, तो अनप्रिपेयर्ड डेथ उनको जो मिला है, और मैं इस विलेन को कैसे एक आसान मौत दे दूं, कैसे उसे स्वर्ग पे पहुंचा दूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजन अगर कोई प्रेयर करते हुए किसी की मौत होती है तो वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे धर्म बहुत ही डोमिनेंट थीम है, जिसकी वजह से वो डिले कर देता है और यहाँ पर बदला लेने की कार्रवाई को वो रोक देता है। तो ये जो ट्रेजेडी है फिर आगे बढ़ जाती है और भी बहुत ट्रेजिकल सिचुएशन आ जाती है, और इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी उसे नहीं देना चाहता उसको यहाँ पे मारने की और उसको स्वर्ग पहुँचाने की, वो अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता। और लास्ट में जब होरेशियो की गोद में मरते रहता है हैमलेट, तो होरेशियो कहता है कि जो स्वर्ग के देवदूत हैं तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे हैमलेट, एक तरह से प्रेयर कहता है वो। तो एक तरह से यहाँ भी जो धर्म है, आखिरी में भी धर्म आया है कि कैसे जो देवदूत हैं आएंगे हैमलेट को लेकर जाएंगे, क्योंकि हैमलेट एक प्योर सोल है और बहुत ही अच्छा आदमी है, तो उसको एक सदगति मिलेगी। तो इस तरह से शुरुआत से अंत तक रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस कैरी करता है इस पूरे प्ले में। नाउ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंट्रिग, जो राजनीति है और राजनीतिक जो षड्यंत्र है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हैमलेट एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है, और इसमें जो स्टार्ट से ये पॉलिटिकल षड्यंत्र से शुरू हुआ है, जहाँ पे ओल्ड हैमलेट ने, किंग हैमलेट ने अपनी ज़िंदगी हार दी है अपने भाई के षड्यंत्र की वजह से, पॉलिटिकल, क्योंकि वो इस सत्ता को हासिल करना चाहता था, उसका जो भाई है, इस सत्ता को हासिल करने के दौरान वो उसके कान में जहर डाल देता है, उसकी हत्या कर देता है और उसकी रानी से शादी कर लेता है। इस तरह से जो उसकी जो मदर है उसके अंकल से शादी कर लेती है, और पूरा जो पैलेस से डिवाइडेड है, पूरी तरह से सब तरफ षड्यंत्र फैला हुआ है, पूरे राज दरबार में, पूरे डेनमार्क में इनफैक्ट षड्यंत्र का जाल बिछा है, और कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मर्डर चल रहा है। हैमलेट जो है अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता है, जैसे ही उसको कोई मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, वो चाहता है कि वो क्लॉडियस को एक्सपोज कर सके पूरे प्रजा के सामने, पूरे सब्जेक्ट के सामने, वो एक्सपोज करना चाहता है अपने चाचा को, कैसे ये कि स्माइलिंग विलेन है, दिखने में तो ये बहुत ही सीधा साधा और अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी एक्चुअलिटी क्या है, ये अपने ही भाई को मार कर राजा बना है, अपनी भाभी से शादी करके राजा बना, इस तरह से वो बताना चाहता है। तो जो किंग है, जो क्लॉडियस है, वो भी एक तरह से अपने जो पोजीशन है, अपना जो सत्ता को अपने किसी हाल में अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहता, इस पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहता है वो, कि जो उसके जो सर पे हमेशा ताज बरकरार रहे, और वो देखता है कि हैमलेट उसके लिए थ्रेट हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में हैमलेट ही वो है जो कि उस सिंहासन का सही उत्तराधिकारी है, क्योंकि उसके जो पिता थे वो राजा थे, तो अपने पिता का वो बेटा है, तो उसे राजा बनना था, लेकिन क्लॉडियस ने उसके अनुपस्थिति में खुद ही राजा बन जाता है और उसकी मतलब मदर से शादी कर लेता है। जो पोलोनियस है इस तरह से प्लॉट करता है, पोलोनियस जो चीफ काउंसलर है, क्लॉडियस का प्राइम मिनिस्टर है, वो हैमलेट के खिलाफ प्लॉटिंग करता है, क्योंकि वो राजा क्लॉडियस का फ्लेवर लेना चाहता है, उसका फेवर लेना चाहता है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा चापलूस है, और उस चापलूसी के अपने मिशन में और भी ज़्यादा वो आगे अपने बढ़ना चाहता है लाइफ में, जिसकी वजह से वो हैमलेट के कब मैडनेस के पीछे पड़ा रहता है, उसके मतलब षड्यंत्र रचता है वो। तो ये जो और कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हैमलेट की मदर गर्ट्रूड है, वो भी एक तरह से हैमलेट की जासूसी करती है, हैमलेट के ऊपर शक करती है, उधर हैमलेट भी अपनी मदर पे शक करता है कि पता नहीं ये मेरी मदर भी शामिल तो नहीं है मेरे पिता की मौत में, इस तरह से। तो ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र और पावर सत्ता की कहानी है, पूरा का पूरा सत्ता का खेल चलता है इस हैमलेट प्ले में, और सब अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं सत्ता में। फिर है थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी। अपीयरेंस माने जो दिखता है, रियलिटी में जो एक्चुअलिटी में जो है, तो जो दिखता है और जो नहीं दिखता है उसमें क्या फ़र्क है, सच और झूठ का फ़र्क पे बेस्ड है ये। तो ये बहुत ही मेजर थीम कैरी करता है शेक्सपियर के और बहुत सारे प्लेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है शेक्सपियर के प्लेस में, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। और जो ये टेक्स्ट है इसमें पूरा भरा पड़ा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर
कि कैसे जो दिख रहा है वो एक्चुअल में नहीं है। जैसे कि एक पूरा मर्डर का जाल बिछता है, मर्डर होता है और पूरा स्कीम हो रहा है, और एक क्लॉडियस है जो राजा है वर्तमान में, वो बहुत ही स्माइलिंग है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छा राजा है। और वो ये कहता है कि कैसे उसका जो ब्रदर है उसके सांप काटने से मौत हो गई है गार्डन में जब वो सो रहे थे, तो मेरे भाई की सांप काटने से मौत हो चुकी है, तो जिसकी वजह से सत्ता पे हथिया लेता है वो। और एक्चुअल में क्या रहता है, वही अपने भाई का मर्डरर रहता है। तो इस तरह से वो एक करिश्मेटिक स्माइल का मालिक है, उसकी करिश्माई स्माइल है। हैमलेट कहता है कि डैम्ड विलन है, स्माइलिंग विलन है, जो अपने होठों पे हंसी सजा के रखता है, स्माइल सजा के रखता है, लेकिन एक्चुअल में उसका दिल काला है, उसका जो पूरा चरित्र काला है। तो ये पूरी वहीं पर मतलब जो एक कैरेक्टर है जो दिख रहा है वो एक्चुअल में जो है वो नहीं है। वहीं पर हैमलेट की जो प्रेमिका है ओफिलिया है, जिसे हैमलेट खूब प्यार करता है और ओफिलिया भी उसे प्यार करती है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है, वो पोलोनियस के बहकावे में आकर और अपने भाई लियटिस के बहकावे में आकर उसके लव को रिजेक्ट कर देती है और उसे कहती है कि उसे मतलब मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती अपने लव को। तो एक तरह से प्रिटेंड ये भी कर रही है, जो एक्चुअल में अपनी फीलिंग को वो दबा रही है। और जो हैमलेट है वो भी प्रिटेंड करता है, मैड होने का प्रिटेंड करता है, पागल होने का नाटक करता है, और एक्चुअल में पागलपन उसके में नहीं रहता, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही समझदार आदमी रहता है। लेकिन वो घोस्ट के क्लेम को कि जो कहता है कि तुम्हारे चाचा ने मेरी मर्डर किया, इस क्लेम को वो वेरीफाई करना चाहता है, वेरासिटी को चेक करना चाहता है, जिसकी वजह से वो मैडनेस का नाटक करता है ताकि वो षड्यंत्र का पता लगा सके। और ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं जो दिखते अलग हैं और अपने ट्रू इंटेंशंस को छिपा के रखते हैं, इस तरह से बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं। फिर थीम ऑफ वुमेन, थीम ऑफ वुमेन जो है, वुमेन की जो थीम है, तो इस प्ले में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वुमेन का कैरेक्टर है। एक है गर्ट्रूड जो कि हैमलेट की मदर है, एक है ओफिलिया जो हैमलेट की लवर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले इसमें है उनका। और हैमलेट बहुत ही ज़्यादा एजिटेशन के स्टेज में रहता है, गुस्से के स्टेट में रहता है जब भी उनको देखता है तो, और उनसे वो खफा हो जाता है, उनके ऊपर इनफैक्ट वो वायलेंस करने लगता है, हिंसा करने लगता है उनके साथ, उनसे लड़ने लगता है। और वो उनको केयर भी बहुत करता है, दोनों की केयर बहुत करता है, दोनों से प्यार भी बहुत करता है, लेकिन उनको दोनों में किसी से वो ट्रस्ट नहीं करता, दोनों से वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता वो। और उसे लगता है कि जो उसकी मदर गर्ट्रूड ने अपने इतनी जल्दबाजी में अपने ही देवर से शादी कर ली, अपने ही ब्रदर इन लॉ से शादी कर ली है, उसे वो इंसेस्ट करार देता है, जो अपने ही सगे संबंधियों में जो मैरिज होता है, और कहता है मेरी मदर ने ऐसा किया है। और वो उसे एक तरह से वो कहता है फ्राइल्टी थाई नेम इज़ वुमेन कहता है, औरत का दूसरा नाम धोखा है कहता है। तो ये इस पूरा मिसोगायनी वाला भी थीम है इसमें कि हैमलेट उसकी मदर के जो जिसने वैसा व्यवहार किया, जिसकी वजह से उसके पूरी औरत से उसका जो विश्वास, पूरी औरत जाति से उसके विश्वास उठ जाता है। और वहीं पर जब वो देखता है कि वो मतलब हैमलेट देखता है कि उसकी जो मदर है उसके फादर को प्यार नहीं करती, तभी इसने इतने जल्दबाजी में 2 महीने के अंदर ही अपने देवर से शादी कर ली, वो सोचता है। और इस तरह से फिर ये दोनों के दोनों विमेन होते हैं जो इस प्लेग में मर जाते हैं। ओफिलिया ये डूबने से उसकी मौत हो जाती है, वहीं पर गर्ट्रूड की भी आखिरी में मौत हो जाती है। ओफिलिया भी मैडनेस उसको ओफिलिया एक तरह से मैडनेस का शिकार हो जाती है जब उसके फादर की डेथ होती है, तो उसके फादर की मौत के गम में वो पागल हो जाती है और बाद में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह से जो गर्ट्रूड जो है ये भी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है इसमें। और इसमें हैमलेट ये पता नहीं कर पाया है कि गर्ट्रूड उसकी जो मदर है कितनी रिस्पॉन्सिबल है उसके पिता के मौत में। नेक्स्ट है मोर्टालिटी एंड द मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो ये जो नश्वरता है और डेथ की जो मिस्ट्री है बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है इसमें। तो जो उसके हैमलेट के पिता की जब मौत हो जाती है तो हैमलेट एक जुनूनी व्यक्ति, एक ऑब्सेस्ड आदमी बन जाता है, पूरे डेथ के आइडिया पे वो ऑब्सेस्ड रहता है। और इस पूरे के पूरे प्ले के दौरान वो उस डेथ के बारे में बार बार सोचता है, डेथ के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचता है, और वो विचार करता है कि डेथ के बाद कैसी लाइफ होगी। और घोस्ट, यहाँ पर घोस्ट अपीयर होता है इस प्ले में, घोस्ट ही सारी कहानी को आगे बढ़ाता है।
और इनफैक्ट जब इस प्ले का मंचन होता था तो शेक्सपियर घोस्ट का ये जो हैमलेट घोस्ट हैमलेट का रोल प्ले करते थे, किंग हैमलेट का के घोस्ट का रोल प्ले करते थे शेक्सपियर। और ये जो फिजिकल रिमेन्स ऑफ बॉडी है और जो ग्रेव यार्ड का सीन है, कब्रिस्तान का सीन है, जहाँ पर वो ये यहाँ पर देख रहे होंगे यॉरिक के स्कल को लेके वो विचार करता है कि यॉरिक कहाँ गई तुम्हारी हंसी, कहाँ गई। यॉरिक एक मस्खरा रहता है तो कहता है कि मौत के बाद तुम्हारी स्कल पड़ी है यॉरिक, कहाँ गई तुम्हारी हंसी, कहाँ गई तुम्हारे जोक्स, कहाँ गए। तो एक तरह से जो मौत को लेवलर बताया गया है कि मौत कैसे एक इक्वलाइजर का का काम करता है, जो कि जहाँ पे राजा और रंक एक हो जाते हैं। मौत के बाद कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, बल्कि सभी को अंत में क्या चाहिए, 2 गज जमीन, इस तरह से चाहिए, ऐसा कहता है वो। और इस बहुत ही डोमिनेंट थीम है। और यहाँ पर जब ग्रेवयार्ड में आता है तो वो हैमलेट पूछता है तुम लोग किसकी कब्र खोद रहे हो। तो वो ग्रेव डिगर कहता है कि मैन और वुमेन की खोद रहे, किसकी खोद रहे हो, मैन की या मैन की या वुमेन की, ऐसा पूछता है। तो उन लोग कहते हैं नीदर सर, कहता है कोई किसी की नहीं सर, ये जो जिंदा थी तो ये विमेन थी, लेकिन अब ये विमेन नहीं है, अब एक सिर्फ बॉडी है, एक सिर्फ लाश है, कहता है वो। तो इस तरह से जो मौत के बाद जो इंसान है वो इंसान नहीं रह जाता, वो एक बॉडी बन जाता है जिसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इस तरह से इसमें थीम है। और इस पूरे थीम में ये भी सोचता है हैमलेट, कहीं पर कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई किंग है, कोई बहुत बड़ा इंसान है, तो कोई आम आदमी है, लेकिन सब यहाँ पर कब्रिस्तान में उस ज़िंदगी का उनका कोई मतलब महत्व नहीं है। जो ज़िंदगी विलासिता की ज़िंदगी वो जी के आए हैं, या जो गरीबी की ज़िंदगी वो जी के आए हैं, अब अभी सभी का जो ज़िंदगी से वास्ता टूट गया है, ऐसा वो सोचता है। तो बहुत ही फिलोसॉफिकल सीन क्रिएट किया गया है इस पूरे मौत का सीन जो, और मोर्टालिटी का थीम है इसमें। तो इस तरह से बहुत ही डीपली वो थिंक करता है हैमलेट इसमें, और वो बार-बार अपने ही मौत के बारे में भी सोचता है कि कैसे अपने ही मतलब अपनी जान ले ले, और इस क्या बोलते हैं, इस सारा सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाए, और अपनी इसको इस जो ट्रबलिंग लाइफ है जो कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो यातना झेल रहा है कि अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले पा रहा है, उससे उसको मुक्ति मिल जाए। लेकिन वो सोचता है कि अगर मौत के बाद, चूँकि क्रिश्चियन धर्म में इस जो आत्महत्या पाप है तो नर्क की आग में जलेगा, इस तरह से तो सोचता है। इस तरह से लोग जब सोचते हैं कि इसके बाद लाइफ के बाद क्या जो सिचुएशन होगा, और इटर्नल सफरिंग होगी, जो अंत तक सफरिंग होगी, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी, नर्क की आग में से जलना पड़ेगा। तो ये इस तरह से फिलोसफिकल करता है कि टू बी और नॉट टू बी, कि उसे मर जाना चाहिए कि उसे ज़िंदा रहना चाहिए, वो सोचता है। उसका जो सोलिलोक्वी है इस पे बेस्ड है, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे ड्रामा में। तो हैमलेट बहुत ही फिलोसॉफिकली सोचता है और कंक्लूड करता है कि उसे लाइफ और डेथ में किसे चुनना चाहिए। और अगर सोचता है कि अगर लोग डेथ के बाद की जो ज़िंदगी है, डेथ के बाद जो सिचुएशन है, जो उसका अगर ना सोचें, तो कोई भी सुसाइड करने पे मतलब कर सकता है, इस मतलब दुनिया के दुखों से छुटकारा ले सकता है। लेकिन हम इस कंसिडरेशन में रहते हैं, नैतिकता में रहते हैं, और ये पूरी नैतिकता ही हमारे ऊपर हावी रहती है, कहता है। और हम एक्शन सही समय पे सही एक्शन नहीं ले पाते। अगर ऐसा पूरा विचार करता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, मोर्टालिटी की थीम, डेथ की थीम इसमें। तो ये सारे थीम थे, डिस्कशन था थीम का। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल।